सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने क्या क्या चीज कवर करा है। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर मिक्सचर्स, सस्पेंशंस, कॉलॉइड्स, सॉल्यूशंस। तो इनके बारे में हमने काफी डिटेल में जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमने मिक्सचर पढ़ लिया, टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ लिया। अब ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि हम कैसे उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करेंगे और कैसे अगर जो हमारा डिजायर्ड सब्सटेंस है या जो डिजायर्ड कंपोनेंट है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। First method is filtration. You all are very familiar with this method. जैसे mixture of sand and water. अगर आपको एक मिक्सचर दे दिया है सैंड और वाटर का तो आप कैसे सेपरेट करोगे। बहुत सारे एक ही मिक्सचर को सेपरेट करने के कई मेथड आप यूज कर सकते हो। एक तो आप सेडिमेंटेशन से यूज कर सकते हो, है ना, सेडिमेंटेशन से। उसके बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, तब जाकर के वो प्योरीफाई होगा पूरा। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखो जो भी आप सेपरेटिंग मेथड्स पढ़ोगे उनके प्रिंसिपल्स याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रिंसिपल्स एंड एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से हर मेथड के लर्न करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है फिल्ट्रेशन का, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ द components of a mixture। एक मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज है उसमें एक ग्रेट डिफरेंस होता है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। जैसे हम इसी की बात कर ले, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइज में बहुत डिफरेंस है। आप उसको फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हो। आप घर में कॉमन सा एग्जांपल आप देख लीजिए कि जब आप टी प्रिपेयर करते हो तो टी की जो टी लीव्स होती हैं उसको आप कैसे सीव के थ्रू सेपरेट करते हो, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो सारा आपके मग में आ जाता है, और जो सीव होते हैं उनका साइज काफी बड़ा है वो सीव में ही रह जाता है। या आपने घर में देखा होगा जब आपकी मम्मी चपातीस बनाती हैं तो फ्लोर को सीव करती हैं, तो जो हस्क पार्टिकल है वो सीव में रह जाते हैं और जो फ्लोर के फाइन पार्टिकल्स हैं वो जिस भी कंटेनर में सीव करा जा रहा है उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ सकते हो कि जो पार्टिकल साइज है वो उसमें काफी ग्रेट डिफरेंस होता है जिसको हम किसी भी सीव्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब हम कोई मैग्नेट यूज करने जा रहे हैं, और मैग्नेट किन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सब्सटेंसेस उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस की इम्प्योरिटी हो या मिक्स हो तो उसको हम किससे सेपरेट करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन से। तो मैग्नेटिक, इसका प्रिंसिपल देख लीजिए, मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बाय यूजिंग अ मैग्नेट। जब किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के संग वो मिक्स हुआ हुआ है और उसको हमें सेपरेट करना है तो बहुत सिंपल है कि आप मैग्नेट यूज करेंगे। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। अगर आयरन फिलिंग, आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको आयरन फिलिंग्स, आयरन शेविंग्स कहते हैं, उनको अगर आप सैंड के संग वो मिक्स हो गए तो आप कैसे सेपरेट करोगे उसको, मैग्नेट पास में लाओगे उस मिक्सचर के तो जो आयरन है वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। आपने बहुत बार देखा होगा जो ये कूड़ा उठाते हैं बच्चे सुबह सुबह, वो एक रॉड में आगे की तरफ मैग्नेट जो है वो बांध करके रखते हैं वो इसीलिए, और फिर वो इस तरह से टच करते हुए उसको घूमते हैं जहाँ गार्बेज वगैरह पड़ा होता है। तो जो भी आयरन का सब्सटेंस होता है, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो उस मैग्नेट से
अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उसको कलेक्ट करके एक बैग में डालते हैं और जाके सेल कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल देखिए पहले। ऑन हीटिंग द मिक्सचर द वॉलेटाइल component evaporates leaving behind the non volatile component। जो इवेपोरेशन होता है उसमें हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट तो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब अगर आप उसको हीट करोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर फेस में चला जाएगा। और सेकंड है नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो वेपर फेस में नहीं जाता है। तो ऐसे अगर दो मिक्सचर हैं हमारे पास, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, तो हम उसको इवेपोरेशन के मेथड से सेपरेट करेंगे। इसका एग्जांपल बहुत कॉमन है, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आप ये बहुत फेमिलियर एग्जांपल है कि जो सी वाटर है उसका इवेपोरेशन अगर कर देंगे तो जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटी होगी या जो वाटर है वो तो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब जो वेपर फेस में चला जाता है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, और सॉल्ट जो है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो वही पिट में रह जाएगा। सेकंड एग्जांपल इसका पढ़ लीजिए, मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। अगर पानी में आपने कोई डाई, कोई कलर मिला दिया है तो वो आप कैसे सेपरेट करेंगे, इवेपोरेशन के मेथड से। इसमें लेकिन ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि जो डाई का मिक्सचर है उसको हम डायरेक्ट उस फ्लेम पर नहीं रखते हैं, डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं देते हैं उसको। वाटर बॉयलर के हेल्प से जो है पानी एक लेंगे कंटेनर में और उसके ऊपर उस मिक्सचर को रखेंगे चाइना डिश में करके या जिस किसी भी उसमें कंटेनर में रख के, जहां से उसको डायरेक्टली हीट नहीं मिलेगी, वाटर के थ्रू, वाटर की जो वेपर्स है उसके थ्रू उसको हीट मिलेगी और वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और डाई जो है वो उस डिश में रह जाएगी। अगर हम डायरेक्ट इसको फ्लेम में करेंगे तो क्या होता है कि डाई जो है ना वो डिकम्पोज हो जाती है, वो सेपरेट नहीं होगी, वो डिकम्पोज हो जाएगी। डाई मतलब आप समझ रहे हैं, जो कलर कलर होते हैं डिफरेंट कलर के। तो इसके बाद हम देखते हैं, यहां तक हमारा हो गया इवेपोरेशन। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सारे आपने फेमिलियर थे, आपने पढ़ा हुआ था। सेंट्रीफ्यूगेशन आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, इसका प्रिंसिपल रह गया था तो मैंने यहाँ पर इसका प्रिंसिपल लिख दिया। द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम and the lighter particles stay at the top when spun rapidly। जब बहुत तेज स्पिनिंग करी जाती है, आपने देखा होगा कि जो आपकी मदर है वो जो मक्खन निकालेंगी वो इस तरह से करके करती हैं, ऐसे करते हैं। तो ये स्पिनिंग, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। या जो मिक्सी के जार होते हैं उसके जब जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं, दिस इज द स्पिनिंग। या चक्की चलाई जाती है, दिस इज द स्पिनिंग। ठीक है, तो स्पिनिंग बहुत, और बहुत ऐसे नहीं कि स्लोली स्लोली, बहुत रैपिडली होता है ये काम, बहुत फास्ट होता है। तो उसमें जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है वो तो बॉटम की तरफ सेटल हो जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करते हैं। बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल इसका है कि आपकी मम्मी को आपने देखा है कि जब वो बटर निकाल रही होती है क्रीम के थ्रू तो वो इस तरह से उसको चर्न करती है मिक्सचर को बहुत रैपिडली। तो जो बटर है वो ऊपर ऊपर आ जाता है और जो मिल्क है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बटर से, तो मिल्क तो नीचे रह जाता है जो भी उसका लिक्विड पार्ट होता है, और बटर जो है ऊपर आकर के सेपरेट हो जाता है, फिर वो उसको सेपरेट कर लिया जाता है। और जो जिस डिवाइस से करा जाता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस देख लीजिए, मतलब कहां पर ये यूज होता है। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो भी आप जब कभी तबीयत खराब होती है और डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट के लिए बोलते हैं, तो वो जो टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में वो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से ही होते हैं। तो जो डेंसर पार्टिकल है वो बहुत डिटेल की बात है कि लेबोरेटरी में ब्लड कैसे टेस्ट होता है या यूरिन कैसे टेस्ट होता है, बस मैं आपको एक टेक्निक का नाम बताऊंगी यहाँ पर। सेकेंड आप देखिए, वॉशिंग मशीन टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन होती है तो जो डायर होता है वो इसी प्रिंसिपल पर, सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रिंसिपल पर काम करता है। जो कपड़े गीले होते हैं उनको वो कैसे पानी निचोड़ता है, जब वो उसको रोटेट करता है बहुत रैपिडली ड्रायर, तो क्या होता है पानी जो है वो डेंसर है, तो पानी नीचे जाता है और जो कपड़े ड्राई होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है,
डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल यूज करी जाती है सेपरेशन के लिए। दिस इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। अगर आप ऑयल, एक गिलास पानी लो, एक गिलास से थोड़ा सा उसमें पानी लो और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दो, तो आप क्लियरली देखोगे कि दो डिफरेंट लेयर बन जाती है, नीचे वाटर की और ऊपर ऑयल की। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? अभी कैसे सेपरेट करा जाता है? जो सेपरेटिंग फनल होती हैं, जो इससे हम करते हैं सेपरेटिंग फनल से, तो जो सेपरेटिंग फनल होगी उसमें यहाँ पर एक टैप लगा होता है, ठीक है। वो टैप ओपन कर दिया जाता है तो जो पानी है वो सारा नीचे से निकल जाता है और ऑयल की लेयर ऊपर रह जाती है, और जहां पर ऑयल की लेयर आती है वहां पर टैप को क्लोज कर दिया जाता है। तो दिस इज द सेपरेटिंग फनल। तो इसका एप्लीकेशन यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। Second, during extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the molten ore. जब ये एक्सट्रैक्शन करा जाता है, एक्सट्रैक्शन मतलब जो आयरन जो रॉ फॉर्म में मिलता है वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अब उसके संग तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसके ओर मिलते हैं, वहां पर एक्चुअली आयरन नहीं मिलता, ओर मिलता है जिसके संग उसके इम्प्योरिटीज भी होते हैं, जिसको हम स्लैग कहते हैं। तो उसको डिफरेंट मेथड से सेपरेट करा जाता है, और जब सेपरेट करेंगे तो जो मोल्टन स्लैग है, मोल्टन स्लैग मतलब जो पिघला हुआ उसकी इम्प्योरिटी है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और आयरन नीचे की तरफ आ जाता है। तो सेपरेटिंग फनल से आयरन को जो है वो मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में उसको सेपरेट कर लेते हैं और स्लैग ऊपर रह जाता है। काफी कॉमन ये मेथड है जो यूज करा जाता है आयरन के सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन, बहुत फेमिलियर एग्जांपल है आपके लिए। इट इज द सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। अगर किसी मिक्सचर में कोई भी सॉलिड वॉलेटाइल कंपोनेंट मिला हुआ है तो उसको हम सब्लिमेशन के मेथड से सेपरेट करते हैं। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन होता है कि जो सॉलिड है, हमने स्टेट्स पढ़ ली थी फर्स्ट चैप्टर में कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और ये भी हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स हैं वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सॉलिड्स जो है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में नहीं जा सकते हैं, या जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में नहीं आ सकती है। उनकी जो बीच की स्टेज है लिक्विड की, उसको पास करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड होता है, मैंने वहां पर भी आपको समझाया था, कि जिसमें आप जो वॉलेटाइल सॉलिड है, वॉलेटाइल मतलब जो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, तो जो वॉलेटाइल सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है विदाउट रीचिंग द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसको आप नोट डाउन करिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है। इसका प्रिंसिपल क्या है? टू सेपरेट द मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेट वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो एक जो मिक्सचर है उसमें एक जो है वो सब्लिमेबल होगा और एक नॉन सब्लिमेबल होगा, मतलब एक जो वॉलेटाइल हो जाएगा सॉलिड और एक नहीं होगा। तो उसको सेपरेट अगर हमें करना है तो हम सब्लिमेशन मेथड यूज करते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। जब दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं और सॉल्ट में जब जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट इज जो घर में आप नमक खाते हो, उसमें जब अमोनियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी है वो मिक्स होती है, तो इसको सब्लिमेशन के मेथड से ही सेपरेट करते हैं। ये तो देखिए नॉन वॉलेटाइल है, ये हम पहले भी पढ़ के आए जब हम इवोपरेशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे वॉलेटाइल क्या हुआ? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो वॉलेटाइल हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, और ये सॉल्ट जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली जो डाई होती हैं, जो कलर्स होते हैं, एक ही सॉल्वेंट में कई कलर मिक्स हैं तो वो उसमें सेपरेट करे जाते हैं। इट इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ही रहेगा, और लेकिन इसमें अगर मिक्सचर ऑफ कलर है
तो वो कलर सेपरेट हो जाएंगे। The separation of different components of a mixture is depend upon their different solubilities in the same solvent। और इसका प्रोसेस प्रिंसिपल क्या हुआ कि जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। कोई ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा दूर तक सेपरेट हो पाएगा। समझ कर मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ये आप प्रैक्टिकल जब सीनियर क्लासेस में आप जाओगे वहां पर आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे। तो इसको आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे। तो मैं इसका आपको मेथड बता देती हूँ। इसके लिए हम एक क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं, जो फिल्टर पेपर होता है नॉर्मली, उसमें सेलुलोज की कोटिंग होती है जिससे उसके पार्टिकल्स को और फाइन करा जा सके। और हम लेते हैं 50% एल्कोहल का सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे 50% एल्कोहल? आप जितना अल्कोहल लेंगे उतना ही वाटर लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। दिस इज कॉल्ड 50% सॉल्यूशन अल्कोहल का। तो उसमें क्या करेंगे, अगर आप ये बहुत घर पे भी आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को, इसमें लेकिन अल्कोहल की प्रॉब्लम आएगी उसमें आपको। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो ब्लैक कलर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स, है ना। तो ब्लैक कलर का जो स्पार्कल ये पेन होते हैं, मार्कर पेन होते हैं, उससे अगर आप एक डॉट बनाएंगे और उसको फिर एक सॉल्वेंट में रखते हैं जो 50% ऑफ एल्कोहल होता है उसमें रखते हैं, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि डिफरेंट कलर्स जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो हम देखेंगे कि रेड का लेवल अलग जाएगा, ब्लू का लेवल अलग जाएगा, ग्रीन का लेवल अलग जाएगा। तो वो इसलिए जाता है क्योंकि ये डिपेंड करता है इन कलर्स की उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कितनी थी। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर तक राइज करेगा और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो कम डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगा या सेपरेट होगा जाकर के। तो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी। इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है? ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अगर जो दवाइयां जो टेस्ट होते हैं कि मान लो किसी के संग कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है कि इसने कोई ड्रग्स तो नहीं लिए थे, इसने कोई दवाइयां तो ऐसी नहीं ली थी। तो वो यहाँ जो टेस्ट होता है वो इसी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ही करा जाता है। और मैंने आपको बता दिया कलर्स इन अ डाई। किसी भी डाई में कितने टाइप के कलर्स मिक्स हैं उनको अगर सेपरेट करना होगा तो हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और जितनी बातें मैं आपको ऐसी ओरली बताती हूँ उनको भी आप नोट डाउन करा करिए कहीं कहीं। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स। हमने इमिसेबल लिक्विड्स पढ़ लिया कि कैसे इमिसेबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट करा जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर जो मिक्सचर है उसमें दो मिक्स होने वाले लिक्विड्स मिक्स हैं तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। इसका प्रिंसिपल है, इट इज यूज्ड इन द if the liquids have a difference in boiling points of more than 25 Kelvin। अगर दो लिक्विड जो मिक्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 के का है, मतलब 25 केल्विन का अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉइल हो जाएगा, उसको सेपरेट कर लिया जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सॉल्यूशन मिक्सचर में रह जाएगा। तो इस मेथड से इसको सेपरेट करा जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी मिक्सचर होता है उसको एक सेपरेटिंग फनल में लिया जाता है, एक फनल में लिया जाता है, उसको सेपरेटिंग फनल नहीं कहेंगे, फनल में एक लिया जाता है और उस फनल से एक कंडेंसर जो है वो अटैच्ड होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि वो जो भी वेपर उठे हैं उसको ठंडा करके लिक्विड में फिर से कन्वर्ट करता है और वो लिक्विड दूसरे जो टब है उसमें सेपरेट कर लिया जाता है या किसी कंटेनर में सेपरेट कर लिया जाता है। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉईल हो जाएगा और इवोपरेट हो जाएगा और उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में सेपरेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टिलेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 25 के से कम है टेम्परेचर, 25 केल्विन से टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कम है दो मिसेबल लिक्विड्स में, तब कैसे सेपरेट करेंगे? तब हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम ऐसे ही होता है, बस क्या होता है कि जो दो या दो से ज्यादा जो मिसेबल लिक्विड्स मिक्स हैं
उनको किसके थ्रू पास करते हैं, वही फनल लेकर के। फनल को पहले एक फ्रैक्शन ट्यूब में जिसमें जो ग्लास होता है, ग्लास के बीड्स पड़े होते हैं बहुत सारे, तो उसमें इसको पहले पास करते हैं, उसके बाद कंडेंसर से पास इसको करा जाता है। तो उससे पास करने से क्या होगा कि मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो पहले आया है वो जल्दी से टकरा करके कंडेंस होकर के एक जगह सेपरेट हो जाएगा, फिर वो उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। जो दूसरा लिक्विड बॉयल हुआ है वो दूसरी बीट से जाकर के टकराएगा, तो वो एक इस तरह से डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो है वो सेपरेट होना शुरू होते हैं, कंडेंस, और उसके बाद जो है वो कंडेंसर में चले जाते हैं। तो इस तरह से सेपरेशन इसका इजीली हो जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर फॉर्म, हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में हमने सेपरेट कर लिया है, किसी भी जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड था उसको हम सेपरेट कर चुके हैं, लेकिन अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी तो रह सकती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसको हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब जैसे आपने सॉल्ट को सेपरेट करा था सी वाटर से, ठीक है, इवोपरेशन का प्रोसेस हुआ और जो सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट वो रह गया पिट में, लेकिन वहां पर भी तो और उसके संग इम्प्योरिटी हो सकती है। सिर्फ इवोपरेशन से क्या है कि जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज थी वो उससे सेपरेट हुई है, बाकी तो उसमें इम्प्योरिटीज रह गई हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट करेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से। इसमें क्या करते हैं, जो सॉल्ट है उसको वापस वाटर में डिसॉल्व करा जाता है और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं और उसको मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक जो है वो डिसॉल्व करा जाता है और उसको फिर थोड़े 2-3 दिन के लिए बिल्कुल बिना डिस्टर्ब करे एक जगह रख देते हैं। तो हम ये देखेंगे जो प्योर सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जो इम्प्योरिटी रहती है वो सॉल्यूशन में ही रह जाती है, तो उस सॉल्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, एंड सेकंड है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। इम्प्योर सैंपल्स से जो एलम मिलता है, एलम जो हम घर में काफी यूज करा जाता है, एलम जैसे फिटकरी, ठीक है, और आप बहुत सरप्राइज होगे सुन के कि जो फिटकरी है उसको हम अपनी लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉइल पेपर। जो फॉइल आप यूज करते हो अपने फूड को रैप करने के लिए, उससे हम लेबोरेटरी में, क्योंकि एल्यूमिनियम का ही कंपाउंड होता है ये एलम, तो इसको हम लेबोरेटरी में ही बना सकते हैं। अब जब हम इसको बनाते हैं तो उसके संग उस एल्यूमिनियम फॉइल में और इम्प्योरिटीज भी तो होंगी, तो उसको क्या है क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से ही सेपरेट करा जाता है और उससे प्योर एलम आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज रहेंगी वो सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। काफी आपको ये इसके बारे में नॉलेज होगी, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो रेजर्वोयर होते हैं, जो पानी का जो जहाँ पर सोर्स होता है, वहां पर तो बहुत सारी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। अब वहां से पानी हमारे जब घर तक आता है तो किन किन स्टेजेस से उसको पास होना पड़ता है अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जाता है वो सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में जितनी भी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सैंड की हो गई या और अदर हो गई, वो एक पानी को एक जगह रोक करके रखा जाता है। तो जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और जो ऊपर है फिल्ट्रेट ऊपर आ जाता है। तो उसको जो है सेपरेट एक पाइप के थ्रू भेज दिया जाता है लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या करा जाता है कि जो भी ये इसमें ये जो लिक्विड यहाँ से आया था, अब उसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, जो डिसॉल्व फॉर्म में है, जो सेडिमेंट नहीं हो पाई थी, उन इम्प्योरिटीज को जो है यहाँ पर सेपरेट करा जाता है। और इसके लिए क्या यूज करा जाता है, एलम। अगर एलम यूज करते एक बार दो बार थोड़ा सा एलम उसमें डिसॉल्व अगर कर देते हैं, तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी, मतलब जो हमें दिख नहीं रही थी, कोलॉइडल सॉल्यूशन एक तरह से आप कहिए उसको, तो वो जो है एलम डालने पर वो क्या होता है, वो सारा एकदम कोगुलेट हो जाती है इम्प्योरिटी और वो सेटल हो जाती है और पानी जो है और ज्यादा प्योर फॉर्म में चला जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। अब जो चीजें मान लीजिए जो यहाँ पर लोडिंग टैंक में जो सेडिमेंट हुए तो कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है जो सेडिमेंट नहीं हो पाती है, तो उसको यहाँ पर फिल्ट्रेशन टैंक में ला करके फिल्टर कर दिया जाता है।
और फिल्टर कैसे होता है, फिल्टर में भी 3 लेयर होती है। सबसे नीचे जो है वो मोटे मोटे से पत्थर होते हैं जिसको कोरस ग्रेवल कहते हैं, इसके ऊपर फाइन ग्रेवल्स होते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल फाइन सैंड लगी होती है। तो ये 3 स्टेजेस से जो है पानी यहाँ आएगा, इस सैंड के थ्रू पास होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ से बिल्कुल जो है फिल्टर होकर के पानी एकदम आएगा क्लोरीनेशन के लिए। नेक्स्ट टैंक होगा क्लोरीनेशन, क्योंकि अब सारी इम्प्योरिटीज निकल चुकी हैं, सिर्फ जो माइक्रोब्स है उनकी इम्प्योरिटी रह गई है, तो उनको किल करने के लिए क्लोरीन से ट्रीटमेंट करा जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन, और उससे फिर सारे बैक्टीरिया किल कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये वाटर जो है ये हमारे होम में सप्लाई करा जाता है। तो दिस इज द होल मेथड, होल प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हम लास्ट टॉपिक पर इसके आ गए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आई होप काफी आप लोग बच्चे जानते होंगे इसको, तो इसका हम डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं और बाकी साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी। फिजिकल चेंज होते हैं ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज, केवल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, शेप हो गई, ठीक है, साइज हो गया, ये सब जो है सिर्फ अगर चेंज होंगी तो वो होता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज होता है कि जब कोई केमिकल प्रॉपर्टी उसकी फॉर्म ही चेंज हो जा रही है तो वो होती है, वो होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा सब्सटेंस का वो चेंज हो जाएगा, उसको आप वापस रिवर्सेबल नहीं कर सकते, यूजुअली इरिवर्सेबल। जो फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सेबल होते हैं। सपोज करिए अब ये मैंने एक फिजिकल चेंज करा, मैंने अगर ये मार्कर को खोल दिया है, इट मींस जैसे इसकी प्रॉपर पहले शेप थी ये वाली, मैंने इससे चेंज करा है ये, तो अब ये फिजिकल चेंज है। मैं वापस इसको लगाऊंगी कैप को तो ये वापस लग जाएगा, ठीक है। पेपर में टीयर करूंगी तो वो फिजिकल चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं फॉर्म हुआ है। लेकिन जो केमिकल चेंज होगा, अब अगर इसको मैं बर्न कर देती हूँ तो क्या बर्न करने के बाद वापस मुझे ये पेन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो ये क्या होता है, यूजुअली ये इरिवर्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ सम केसेस में होता है कि जहां पर हम देखते हैं कि ये रिवर्सेबल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट चेंज देखोगे, नेक्स्ट आप देखोगे डिफरेंस, एनर्जी चेंजेस नॉर्मली डू नॉट कंप्लीट द चेंज। मतलब जब भी फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई एनर्जी ना रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है। इसमें मैंने ऐसे करा है तो ना कोई एनर्जी, इसमें ना ठंडा हो रहा है ये ना गर्म हो रहा है, कुछ भी नहीं है, जो इसका टेम्परेचर था, जो इसकी एनर्जी थी वही मेंटेन्ड है। लेकिन जो केमिकल चेंज होंगे उसमें एनर्जी चेंजेस नॉर्मली अकर ड्यूरिंग दीज चेंजेस। इसमें केमिकल चेंज जब भी होंगे, आप कोयले को बर्न करो तो हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, दिस इज द केमिकल चेंज। खाना आपने रॉ राइस था उसको जब कुक कर दिया तो वो हीट अप हो गया, गर्म हो गया, मतलब एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वहां पर एनर्जी जो है उसमें चेंजेस दिखते हैं, लेकिन जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें एनर्जी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करो वापस फ्रीज कर दो तो वो फिर से आइस क्यूब में चेंज हो जाएगी, तो कोई नया चेंज इसमें नहीं हुआ। कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को अगर मेल्ट करा तो आप उसको कूल डाउन करो, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो आएगा, वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा। शेप की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर एक कैंडल मेल्ट करिए तो वो सॉलिडिफाई होने के बाद कैंडल में ही शेप में आ जाएगी, हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉर्म की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केमिकल चेंज में आप देखो तो बर्निंग ऑफ कोल, कोयला बर्न करता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगर मिल्क से एक बार कर्ड बन गया तो क्या दोबारा आप कर्ड से मिल्क बना सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। यहाँ पर मैंने मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिखा है, अगर हम बर्निंग ऑफ वैक्स की बात करेंगे तो उस चेंज को आप किस में रखेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर आप बर्निंग ऑफ वैक्स की बात करते हैं तो आप केमिकल चेंज की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बर्न करना, कुक करना, कोई भी जो इस तरह के चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस में आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बर्न करते हो तो जो विक होती है कैंडल की वो बर्न होकर के कार्बन पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है। आप देखो वैक्स तो आपको सारा सॉलिडिफाई होकर मिल जाएगा, लेकिन क्या उसकी विक आपको मिलती है? नहीं मिलती है। तो उस विक, वो विक जलती कैसे है? क्योंकि वो वैक्स को एब्सॉर्ब कर रही होती है, तो एक्चुअली वैक्स जल रहा होता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल चेंज है, एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है ये फिजिकल चेंज है।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और बहुत अच्छे से अब आपको इसको चैप्टर को प्रिपेयर करना है। जो आपका सीबीएसई का नया सिलेबस आया है ये उसी के पैटर्न पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है चैप्टर। तो इसको आप जितना मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं वो करिए। सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को आपने नहीं करा है। एंड कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।